Good morning, students. Today I myself Shiv Zavedi and I am going to start the new topic of for the gravitation chapter, that is the equations of motion of a freely falling body. As you know very well about the equations of motion of chapter number 1, that is motion, class 9th. Okay, so the equations of motion are: number 1, that is V equals to U plus AT. This is the first equation of motion. Second equation of motion is S equals to ut plus half at square, and the third equation of motion is v square equals to u square plus 2as. These are the three equations of motion. ठीक है ना, ये तीन equations of motion हमको दिए गए हैं और ये तीनों equations of motion हमको जो है वो ध्यान से यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं. ठीक है, लेकिन जब कोई बॉडी जो है ऊपर से फॉल होती है, ठीक है, जब कोई बॉडी ऊपर से फॉल होती है, मान लीजिए ऊपर से बॉडी गिर रही है, ठीक है, और ऊपर से बॉडी गिरते हुए पर्टिकुलर हाइट पे आ रही है, ठीक है, ये हमारी बॉल है, यहाँ पे आ गई. ए पॉइंट से बॉल जो है वो किस पॉइंट पर आ रही है, बी पॉइंट पर आ रही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी ने सपोज दैट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैं यहाँ बता देता हूँ. ठीक है, सपोज दैट बॉडी ने ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक बॉडी ने एच डिस्टेंस ट्रेवल किया. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एच. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एच. ठीक है ना, तो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा. यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और एस इक्वल टू क्या हो गया, एच हो गया. एस इक्वल टू क्या हो गया, एच हो गया. हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है. ठीक है ना. नाउ व्हेन द बॉडी फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जब बॉडी जो है ग्रेविटी के इफेक्ट में फॉल कर रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू जी हो जाएगा. और g की वैल्यू यहाँ पर इस केस में a इक्वल्स टू जी हो जाएगा. ठीक है ना, आप देख सकते हैं a इक्वल्स टू जी हो जाएगा. और वैसे हमको पता है कि g की वैल्यू कितनी होती है, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे. किस केस में, ये तभी लेंगे जब हमारा g का जो वैल्यू है, ठीक है ना, व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जब बॉडी कहाँ से कहाँ जाएगी, टॉप से बॉटम की तरफ आएगी, यानी कि बॉडी फॉल हो रही होगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. व्हेन द बॉडी फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी only, then the acceleration due to gravity becomes that is equal to a, and it becomes 9.8 meter per second square, as I have already told you about the formula to calculate the acceleration due to gravity. ठीक है ना, फॉर्मूला मैंने बताया था in my previous lecture. I told you about the formula to calculate the acceleration due to gravity, that equals to small g equals to capital G into capital M upon r square. Okay, so small g is the acceleration due to gravity, capital G is the gravitational constant, capital M is the mass of the planet, not the object. Capital M is the mass of the planet, and capital R is the distance of that object फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट. ठीक है ना, तो उसका जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का कहाँ से, सेंटर ऑफ द प्लैनेट. तो मान लीजिए जैसे कि ये हमारा एक प्लैनेट है, ठीक है ना, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस सेंटर से कितना दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर है. ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है हमारा वो स्मॉल एम है, और इस प्लैनेट का मास कैपिटल एम है. तो इस ऑब्जेक्ट पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, दैट वी कैन ईजिली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. दिस फार्मूला डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होती है. फिर चाहे आप फाइदर को ड्रॉप करें या किसी भी हैवी स्टोन को ड्रॉप करें, टॉप से जब बॉटम की तरफ आप ड्रॉप करेंगे तो दोनों पर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने वाली है. ठीक है, तो इतना आपने यहाँ से पढ़ा. अभी हमको पढ़ना है कि इक्वेशन जब फ्री फॉलिंग बॉडी, ये इक्वेशंस हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की. दीज आर द इक्वेशंस फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन. ठीक है ना, ये इक्वेशंस किसके लिए हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हैं. लेकिन वहीं पर जब ये कोई बॉडी वर्टिकल मोशन करने लगती है, जब कोई बॉडी वर्टिकल मोशन करती है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या बदलाव आता है, ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ. वर्टिकल मोशन का मतलब होता है कि या तो बॉडी, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जा रही हो या नीचे से ऊपर आ रही हो, मतलब उसका वर्टिकल मोशन होने लगे. तो फिर क्या चेंजेस आते हैं वो देखिएगा. फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी. फर्स्ट इक्वेशन एक ही जगह पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा. जैसे मैंने बताया भी था, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में. एक ही जगह पर जी आ जाएगा. तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी. एस इक्वल्स टू
एस अब एस नहीं रहेगा, एस क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। तो एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और जो तीसरा हमारा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन की जो इक्वेशन बनेगी जाके, वो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। इस तरीके से आपने देखा है कि ये जो 3 इक्वेशंस थी हॉरिजॉन्टल मोशन की थी, और ये 3 इक्वेशंस हैं वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा अभी आपको। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मास एंड वेट, ठीक है ना। मास एंड वेट, मास और वेट में क्या डिफरेंस रहता है मैं आपको बता देता हूँ। मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो भी देख लीजिएगा ध्यान से। मास एंड वेट में डिफरेंस हम देखते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, मास के बारे में बताते हैं आपको और वेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। एक ही बार में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी सारे पॉइंट्स को सीख जाएं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें खुद को। मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो देखिएगा। मास इज द मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर contained in a body, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना मैटर है वो किससे कैलकुलेट होगा, मास से कैलकुलेट होगा, या मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे कि कितना बॉडी में मैटर है। नाउ द वेट इज द फोर्स, which is applied by the planet. Weight is the force which is applied by the planet to attract any object, towards itself. ठीक है, तो वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, ठीक है ना, जो कोई भी प्लैनेट लगा रहा है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो क्या है, वेट है। तो वेट जो है, ठीक है ना, वो जगह जगह पर बदलता रहेगा। अर्थ पर कुछ और वेट होगा, मून पर कुछ और वेट होगा, जुपिटर पर कुछ और वेट होगा, क्योंकि बिकॉज वेट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना। प्लेस टू प्लेस पर अलग हुआ, जैसे कि पोल्स पर हमारा वेट कुछ और होगा और इक्वेटर पर हमारा वेट कुछ और होगा, क्योंकि पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। तो इसलिए वेट भी डिफर करेगा, ठीक है। तो मास ऑफ द बॉडी does not change. Mass of the body does not change. ठीक, आगे weight of the body changes place to place. Weight of the body changes place to place. अगला हमारा दिया गया है, तो मास और वेट हो गया। अगला हमारा दिया गया है मास। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ द बॉडी चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या, मास विल रिमेन कांस्टेंट। मास विल रिमेन constant and weight does not remain constant. Weight does not remain वेट बहुत ज़्यादा नहीं, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। वेट कहीं भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। मास डज नॉट डिपेंड अपॉन स्मॉल g
स्मॉल जी पर डिपेंडेंट नहीं है मास, ठीक है ना, मतलब स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट डिपेंडेंट है, वेट डिपेंड्स अपॉन स्मॉल जी, इट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेट का फार्मूला होता है W=m/g। अब ये फार्मूला कहाँ से आया मैं आपको बता दूँ, फार्मूला कैसे आया W=m/g, वेयर W इज़ द वेट, m इज़ द मास एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कहाँ से आया वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई अर्थ है, ठीक है ना, ये कोई प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, XYZ कोई भी प्लैनेट है हमारा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट आपने ऊपर लिया, ठीक है, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ आएगा, डाउनफॉल नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ स्ट्राइक कर रहा है, मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, स्मॉल g हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, स्मॉल g हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं पूछूंगा भाई जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है इस पर एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स हो जाएगा F=m/a। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स कितना हो जाएगा, F=m/a फोर्स हो जाएगा। अच्छा, वेट इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स, फोर्स वेट के इक्वल होता है, जितना फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। तो W=m/g, W क्या हो जाएगा, m/g हो जाएगा। भाई वेट किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो जितना वेट लगेगा उतना ही फोर्स होगा, तो F की जगह W रख देंगे, M की जगह M होगा, और A क्या बन चुका है, G बन चुका है। तो फॉर्मूला हो गया W=m/g। अच्छा, जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, जैसे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, वैसे ही वेट की यूनिट भी क्या होती है, वेट की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन होती है, ध्यान रखिए, क्योंकि वेट एक फोर्स ही तो है, ठीक है ना। तो फोर्स की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन होती है, और वेट की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन होती है। बट ऐसा यूनिट ऑफ मास इज, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, नहीं सॉरी किलोग्राम होती है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है ना। ऐसा यूनिट जो मास का होता है वो हमारा क्या रहने वाला है, किलोग्राम रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा ध्यान रखिएगा, किलोग्राम होता है, ठीक है। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस थे मास और वेट के बीच में, ठीक है, जो कि आपने समझ लिए। बस सबसे मेन चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि मास विल नेवर चेंज, मास हर जगह एक ही रहेगा, मून पर, अर्थ पर, हर जगह, हर प्लेस पर मास सेम रहेगा। और जो वेट है वो हर जगह जगह पर बदलेगा, पोल अर्थ पर ही कई जगहों पर अलग अलग वेट आएगा, ठीक है ना, कई जगहों पर अलग अलग वेट आएगा। जैसे कि पोल्स पर कुछ और वेट आएगा, ठीक है ना, इक्वेटर पर कुछ और वेट आएगा। तो क्योंकि वेट किस पर डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है, सो दैट्स वाई वेट विल चेंज, ठीक है ना। अभी हम लोग मार्केट से कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, हम कहते हैं भाई 2 किलो सेब देना, 2 किलो संतरा देना, कोई भी 2 किलो चीज़ देना, तो हम लोग फिर 2 किलो हम लोग वेट मान लेते हैं, वेट मानते हैं। वो वेट नहीं होता है एक्चुअली, वेट हम लोग वेट की यूनिट केजी लेते हैं, गलत लेते हैं, गलत, सरासर गलत लेते हैं, ठीक है ना, गलत बोलते हैं। तो किलो जो यूनिट होती है, किलोग्राम जो यूनिट होती है, एक्चुअली वो मास की यूनिट होती है, वेट की यूनिट नहीं होती। वेट की यूनिट क्या होती है, वो न्यूटन होती है। तो एक्चुअल में हम लोग किलो क्यों बोलते हैं, तो हम लोग जो बोलते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने कहा 2 kg, ठीक है, 2 kg बोला आपने, तो 2 एक्चुअल में kg नहीं है, वो उसको हम लोग बोलते हैं, मैंने ऊपर ज़्यादा लिख दिया शायद, ठीक है, हम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी सही है। एक्चुअली हमने क्या बोला, 2 kg बोला, तो वो 2 kg नहीं है, एक्चुअली वो होता है 2 kg F। हम लोग F नहीं बोलते, हम कहते भाई 2 किलो दे देना, 2 किलो सेब दे देना, 2 kg F होता है। तो 2 kg फोर्स है, ये क्या है, 2 kg फोर्स है। और इस 2 kg फोर्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, 2 kg फोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। ठीक है, तो 2 kg F है। पहले आपको मैं 1 kg F बताता हूँ, 1 kg फोर्स। तो 1 kg फोर्स का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है m/g, ठीक है। तो ये m/g हो जाएगा, यानी मास कितना है, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है। और इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू होती है 9.8। तो एक्चुअल में ये कितना वेट हुआ जाके, 9.8 न्यूटन हुआ जाके। लेकिन हम 9.8 न्यूटन नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं भाई 1 किलो
एप्पल दे दीजिए, 1 kg एप्पल दे दीजिए। दैट इज़ नॉट एक्चुअली 1 kg, दैट इज़ 1 kg एफ, किलोग्राम फोर्स। और अगर वेट को हम बात करते हैं, हम सिर्फ वहाँ बोलते हैं 1 kg तो कायदे में मास की यूनिट हुई जाके, हम एक्चुअली वहाँ बोलना चाहिए 1 kg एफ। लेकिन अगर किसी भी फ्रूट वेंडर से बोलोगे 1 kg एफ एप्पल दे दीजिए, वो समझ ही नहीं पाएगा एफ क्यों लगाया आपने। तो बात ये होती है कि यहाँ पर 1 kg एफ का मतलब है 1 किलोग्राम फोर्स एंड दैट इज वेट एंड दैट इज इक्वल टू m/g। तो मास 1 kg है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, तो एक्चुअल में कितना वेट हुआ जाके 9.8 न्यूटन। ऐसे ही अगर आप 2 kg एफ यानी 2 किलो एप्पल की बात अगर आप करेंगे, ठीक है, तो 2 किलोग्राम एप्पल जो है वो मास हुआ 2 किलो, ठीक है। लेकिन हमने तो वेट में बात करनी है, तो वेट कितना हुआ जाके एक्चुअली, तो उसका जो वेट होगा जाके वो देखिएगा, ठीक है, जो कि न्यूटन में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो 9.8 इंटू 2, अगर आप 9.8 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो बहुत जल्दी आप लोग निकाल लेंगे। 2 16, 9 18, 119, दैट इज इक्वल टू 19.6 न्यूटन, क्योंकि वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, तो 19.6 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा ना। अभी हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि जितनी भी चीज़ें हैं, मून पर कुछ और वेट होगा, अर्थ पर कुछ और वेट होगा। तो अभी हम देखते हैं कि मून पर कितना वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अर्थ पर वेट है। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि जो मून है, ठीक है ना, मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ का 1/6 होती है। कितना होती है? 1/6। तो अगर हम एक नोटेशन में लिखते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on moon, acceleration due to gravity on moon is equal to 1/6 of the acceleration due to gravity on earth। ठीक है, अभी देखिए, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे कितना होता है? 9.8 होता है। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। AM की वैल्यू है ये, AM एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अभी हमको प्रूफ क्या करना है, हमें रिलेशनशिप निकालना है उसी ऑब्जेक्ट के मास का। एक बार हम अर्थ पर मास लेंगे, एक बार मून पर मास लेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, तो देखते हैं ये रिलेशन आया कहाँ से, एक्चुअल में कहाँ से रिलेशन आया है। ठीक है, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून weight of an object on the moon is 1/6 of the weight of an object on the अर्थ। ठीक है, so weight of an object on the moon is 1/6 of the weight of an object on the earth। तो अब देखिए कैसे ये डेरिवेशन प्रूव होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम मून लेते हैं। ठीक है, मून है हमारा, मून है। ठीक है, ये मास ऑफ मून है, कैपिटल M है। और इसका रेट, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपने रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m है, और इसकी डिस्टेंस जो सेंटर से है वो कितनी है? r। तो ये r क्या हो गया? रेडियस ऑफ मून हो गया। ठीक है ना, तो मास ऑफ मून हो गया कैपिटल M, रेडियस ऑफ मून हो गया कैपिटल R। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑन द मून हो गया स्मॉल m, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स acting on the object is given by ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है ना, वो हम निकालेंगे। तो कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ द मून कैपिटल M इंटू स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ द मून ऑब्जेक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल F, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है, ठीक है ना, फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट के। तो ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल G इंटू m अपॉन r स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर हमने क्या दिया, 1 दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, ये होता है 100 m। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 100 m होता है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख देते हैं मास ऑफ अर्थ 100 m मीन्स 100 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द मून। 100 m का मतलब हुआ 100 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द मून, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ अर्थ, फोर टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द मून, 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द मून हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहने वाला है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी 4r हो गई, ये डिस्टेंस क्या होगी, 4r हो गई, ठीक, ये सेंटर है, ठीक। अभी ऑब्जेक्ट पहले मून पे रखा था, अभी कहाँ पे रखा है, अर्थ पे। ये क्या था हमारा, मून का। ये क्या है, अर्थ है, अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ का मास 100 m है और जो रेडियस है वो 4r हो गया, ठीक है। अभी हमको इसी ऑब्जेक्ट को जो मून पे पहले रखा था, अब इसको देखना है कहाँ पे रखा है, ये अर्थ पे रखा। अब इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या कितना वेट होगा इसी ऑब्जेक्ट का, कहाँ पर कितना वेट लग रहा हो, कितना वेट होगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है हमेशा, कितना वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का, कहाँ पर, अर्थ पर, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ग्रेविटेशनल force acting on the object placed on the earth is given by गिवन बाय, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ द अर्थ निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, कैपिटल G इंटू 100 m इंटू स्मॉल m अपॉन 4r का होल स्क्वायर, r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फोर्स किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है,
इक्वल है वहीं, तो ये हो जाएगा कैपिटल जी इंटू 100 इंटू एम अपॉन 16 आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन नंबर हो गया 2। ठीक, 16 आर स्क्वायर। ठीक, अभी देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। ये हो गया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून और ये हो गया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, क्लियर है। WM इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड WE इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लीजिए। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखिए क्या मिलता है। ठीक है, तो WM अपॉन WE इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन कैपिटल G इंटू कैपिटल G कैंसिल आउट, कैपिटल M से कैपिटल M, स्मॉल m से स्मॉल m, R स्क्वायर से R स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा 1/1 होल अपॉन 100 अपॉन 16। समझ गए बात? ठीक है, देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1/1 आया, नीचे क्या बचा 100 अपॉन 16। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। (16 अपॉन 100), ये 16 ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल हो गया, 16 अपॉन 100 हो गया। ठीक है ना। अभी सॉल्व करते हैं तो लगभग 1/6 आएगा, लगभग 1/6, 1.6 समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम 1/6 लेंगे तो WM अपॉन WE इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो यहीं से हम लिखेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा हमारा निकल के आया। तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि जितना भी अर्थ पर वेट होगा, मून पर उसका 1/6 रह जाएगा वेट, 1/6। सपोज दैट आपका अर्थ पर अगर वेट 60 न्यूटन है तो मून पर 10 न्यूटन ही रह जाएगा। सो विद दिस